रश्मि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिताजी गवर्नमेंट अफसर थे। माताजी घर संभालती और रश्मि की देखभाल करती थी। जब रश्मि का जन्म हुआ तब उसकी सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो गए डॉक्टर साहब ने ही उसे रश्मि नाम दे दिया। माता पिता जी ने इसी नाम को अपना सौभाग्य समझकर अंगीकार कर लिया और उस प्यारी नन्ही परी का नाम रश्मि पड़ गया। रश्मि के माता पिता ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, जिससे नाराज होकर उनके घर वालों ने उनसे सारा रिश्ता खत्म कर लिया था। उनके परिवार में बुजुर्गों के आशीर्वाद की कमी हमेशा खलती थी। उनके जीवन में बुजुर्गों के आशीर्वाद की कमी हमेशा खलती थी। रश्मि के जन्म पर भी उनके घर वालों का दिल नहीं पसीजा। इन दोनों ने प्रेम विवाह तो किया ही था, अंतर्जातीय विवाह भी था। ये उनके रूढ़िवादी परिवार ने इन दोनों को पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया था। इन दोनों ने कई बार कोशिश की, अपने परिवार वालों से मिलने की, क्षमा याचना की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में अपनी नियति मानकर इन्होंने कोशिश छोड़ दी। रश्मि बचपन से ही बड़ी नटखट थी। उसकी शरारतें और मोहक मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। पड़ोसी हो या घर के लोग सब उस पर जान छिड़कते थे। माता पिता के तो आंखों का तारा थी रश्मि। धीरे धीरे रश्मि बड़ी होती गई। वो दिन भी जल्दी आ गया जब रश्मि को पहली बार स्कूल जाना था। उस दिन मम्मी को बहुत चिंता हो रही थी। इतनी छोटी बच्ची स्कूल में कैसे रहेगी, मुझे ना पाकर रोएगी तो नहीं। रश्मि पहली बार इतनी देर के लिए उनसे दूर हो रही थी। मन भी चिंतित हो रहा था। स्कूल ड्रेस में रश्मि किसी परी से कम नहीं लग रही थी। स्कूल बस स्टैंड तक छोड़ने पापा और मम्मी दोनों गए। जब बस आई और रश्मि उसमें बैठ गई, बस के जाती ही इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कलेजे का टुकड़ा इनसे दूर हो रहा हो। जब 4 घंटे बाद रश्मि स्कूल से वापस आ गई तब उनके जान में जान आई। पहला दिन स्कूल का बहुत अच्छा था। रश्मि के कुछ दोस्त भी बन गए थे। उसने स्कूल के पहले दिन का सारा अनुभव माँ से शेयर किया। वो बहुत खुश थी। समय का पहिया घूमता रहा। रश्मि अब 8 साल की हो गई थी। स्कूल में भी उसके बहुत सारे फ्रेंड बन गए थे। नटखट होने के साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। कभी भी स्कूल से उसकी शिकायत नहीं आती थी। सब कुछ खुशहाली भरा चल रहा था। पर कहते हैं ना, हर दिन ना होत एक समान। एक बार रश्मि के पिता ऑफिस के टूर पर कहीं बाहर गए थे। वहाँ से तो वो नहीं लौटे, लेकिन उनके मौत की खबर आई। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कोहराम मच गया था। रश्मि को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। बालमन बहुत ही सुलभ होता है। रश्मि को तो यही लग रहा था पापा आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर जब उसके पापा की डेड बॉडी आई तो शायद रश्मि को थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि उसने अपने प्रिय पिता को खो दिया है, हमेशा के लिए। वो भी बिलख बिलख कर रो रही थी। रोते रोते वो कोमा में चली जाती थी। उसकी माँ के लिए ये दोहरा आघात था। किसी तरह रश्मि की माँ ने खुद को संभाला और रश्मि का ख्याल रखने लगी। पूरे 11 दिनों के बाद रश्मि को होश आया। होश में आते ही वो पापा की रट लगाने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। उसकी माँ ने खुद को मजबूत किया और उसके खातिर अपने गम भुला उनकी सेवा में जुट गई। कुछ दिनों बाद रश्मि की हालत में सुधार आने लगा। धीरे धीरे रश्मि अब नॉर्मल हो गई थी। स्कूल जाना भी उसने शुरू कर दिया था। उसकी माँ को पापा की जगह पर नौकरी मिल गई। रश्मि की माँ अब घर भी संभालती और काम पर भी जाती थी। नटखट चुलबुली रश्मि अब गंभीर और बहुत समझदार हो गई थी। कभी माँ से कोई जिद नहीं करती और घर के काम में माँ का हाथ बटाती। माँ और बेटी अपनी दुनिया में रमे रहते, एक दूसरे के लिए जितना कर सकते थे वो पूरी कोशिश करते थे कि दोनों में से कोई भी दुखी ना हो। रश्मि की अब स्कूलिंग ख़त्म हो रही थी। अब उसने कॉलेज में कदम रखा था। सुंदरता तो उसमें कूट कूट कर भरी थी। युवती होती तो कमसिन भी हो गई। कॉलेज में जो भी उसे देखता अपलक उसे देखता ही रह जाता। हर लड़के का सपना था कि रश्मि उसे जीवन साथी के तौर पर मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी।
कुछ लड़के उसके चारों ओर चक्कर भी लगाते, कोई उसके पीछे पीछे उसके घर तक भी आता। रश्मि इन सब बातों से अनजान ही बनी रहती। माँ हमेशा ही रश्मि को सीख देती कि पिता का साया सिर पे ना होने के कारण तुम्हें और मुझे इस समाज में बहुत ही सावधानी से रहना होगा। हमसे कोई भी एक छोटी सी गलती हुई, ये समाज वाले हमारा जीना दूभर कर देंगे। सुकून से जीने तो ये समाज उन्हें अभी भी कहाँ दे रहा था। बिना पुरुष वाले घर में आताताइयों ने नरक मचा रखा था। गली में खड़े सोहदे उसकी माँ और उस पर बहुत ही फप्तियाँ कसते। कभी कुछ बिगड़े पड़ोसी आपत्तिजनक सामग्री इनके आंगन में रात गए फेंक आते और सुबह आंगन में खड़े होकर इनका रिएक्शन देखते हुए दांत दिखाते रहते। कुछ अच्छे पड़ोसी भी थे जो गाहे बेगाहे इनकी ज़रूरत में मदद करते थे। माँ बेटी इन्हें नज़रअंदाज करते हुए अपना जीवन काट रही थी। कॉलेज में एक मंचला रश्मि के पीछे ही पड़ गया था। वो रश्मि का दीवाना हो चुका था। बड़े घर का बिगड़ैल लड़का राहुल कभी वो रश्मि के पास आने की कोशिश करता तो कभी उसे छेड़ दिया करता। रश्मि उसे काफ़ी लंबे समय से इग्नोर करती आ रही थी, मगर एक दिन तो हद ही हो गई। राहुल ने रश्मि का कॉलेज कंपाउंड में हाथ पकड़ लिया और फिल्मी अंदाज में प्यार का इजहार करने लगा। रश्मि में उसको काफ़ी बुरा भला कहा और वो वहाँ से आंसू बहाते हुए घर चली गई। राहुल को रश्मि ने ठुकरा दिया था। जब राहुल अपनी मित्र मंडली में गया तो सारे मित्र उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई फप्तियाँ कसता, लंगूर को हूर की चाहत थी, उसने इन्हें बंदर बना के नचा दिया। राहुल ऊपर से तो शांत था, मगर अंदर ही अंदर उसमें क्रोध उबाल मार रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी और रश्मि के घर जाकर साफ साफ बात करने की ठानी। वो और उसके 3-4 दोस्त रात पहुंच गए रश्मि के घर और दरवाज़ा खटखटाने लगे। रश्मि की माँ दरवाजे पे आई तो राहुल ने कहा, रश्मि कहाँ है? उसे बुलाइए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। माँ ने उसे जाने को कहा और सुबह बात करने को कहा, मगर शराब का नशा उस पर भी बड़े बाप का रूप। राहुल उनसे भी भिड़ गया। जब काफ़ी शोर शराबा मच गया तो रश्मि बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पे राहुल और उसके दोस्त और पड़ोसियों का मजमा लगा हुआ है। लोग उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। राहुल ने वहीं सबके सामने रश्मि को आई लव यू बोलना और बड़े निवेदन करना चालू कर दिया। शांत रहने वाली रश्मि का पारा चढ़ गया। उसके शरीर में गुस्से की वजह से कंपन होने लगी। आगे बढ़कर उसने कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? बड़े बाप के बेटे हो तो दूसरों की कोई इज्जत नहीं है। तुम जैसे लड़कों पर तो कोई लड़की थूकी भी नहीं। और गुस्से में उसने राहुल को एक थप्पड़ जड़ दिया। अब पड़ोसी भी रश्मि के पक्ष में बोलने लगे और इन लड़कों की पिटाई पर उतारू हो गए। अपने आप को घिरा देख राहुल और उसके दोस्त माँ बेटी को देख लेने की धमकी देते हुए वहाँ से निकल गए। इस बात को बीते कई दिन हो गए थे। रश्मि कॉलेज जाती रही, मगर राहुल का कुछ पता नहीं था। उसने कॉलेज आना छोड़ दिया था। एक दिन जब रश्मि कॉलेज से घर आ रही थी, दोपहर का वक्त था और रास्ता सुनसान। रश्मि अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी कहीं से 4 नकाबपोश मोटरसाइकिल से आए और रश्मि को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, बहुत घमंड है इसे अपनी सुंदरता पर इसका गुरूर तोड़ देते हैं। रश्मि की सहेलियां डर तो गई थी, पर साथ नहीं छोड़ रही थी रश्मि का। तभी अचानक रश्मि के पीछे सिर पर किसी ने वार किया। रश्मि इस वार को झेल नहीं पाई और चक्कर खा के गिर गई। एक दूसरे लड़के ने जेब से एक शीशी निकाली और रश्मि के चेहरे पे गिरा कर भाग गया। उसके साथ ही सारे मोटरसाइकिल सवार रफ्फू चक्कर हो गए। रश्मि की सहेलियों ने बड़ा ही बीभत्स दृश्य देखा। रश्मि के बाल खुद ब खुद निकलते जा रहे थे। उसके चेहरे का मांस गल रहा है। उन्होंने रश्मि के चेहरे पे पानी डालना शुरू कर दिया और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। आनन फानन में एम्बुलेंस आई और रश्मि को लेकर वो सब हॉस्पिटल पहुंच गए। रश्मि की माँ अपने कार्यालय में व्यस्त हैं। तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाते ही उधर से जो कुछ भी कहा जाता है वो सुनकर रश्मि की माँ की हालत ख़राब होने लगती है। वो रोते हुए हॉस्पिटल को निकल जाती हैं। सहकर्मी उनकी इस हालत को देखकर
कुछ समझ नहीं पाते। कुछ सहकर्मी रश्मि की माँ के साथ हो लेते हैं। रश्मि की माँ जैसे तैसे खुद को संभालते हॉस्पिटल पहुँचती हैं। वहाँ रश्मि की सहेलियाँ और पुलिस को देखती हैं और उनसे सवाल करती हैं, कहाँ है मेरी बेटी, कैसी है वो, मुझे उससे अभी मिलना है। रश्मि की माँ को फ़ोन पर केवल एक्सीडेंट हो गया ऐसा बताया गया था। रश्मि की सहेलियाँ उनके गले लगकर रोने लगती हैं और सारी बातें विस्तार से बताती हैं। सारी बातें सुनकर रश्मि की माँ दहाड़े मार कर रोने लगी। उनके सहकर्मी उनको हौसला देने की कोशिश करते हैं। इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर उन्हें बुलाते हैं और उनसे हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करवाते हैं। रश्मि की माँ डॉक्टर से कहती हैं, डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बेटी, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ, ठीक तो है ना वो। मैम आपको हिम्मत रखनी होगी, उन पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड अटैक हुआ है, जान उसकी भली ही बच जाए, मगर जो मानसिक आघात उसे लगा है उससे उबरने में पता नहीं वो सफल हो भी पाएंगी या नहीं, कह नहीं सकता, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा। रश्मि की माँ ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि एक बार उसे रश्मि से मिलने दिया जाए। तब डॉक्टर ने रश्मि के पास लेकर गए। रश्मि बेहोश पड़ी थी। माँ ने जैसे ही उसका विभत्स चेहरा देखा बहुत ज़ोर से विलाप करने लगी। नर्स ने उनको शांत करने की कोशिश करी और उन्हें लेकर कमरे से बाहर आ गई। रश्मि की माँ रश्मि को इस हाल में देखने के बाद खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उनकी दुनिया तो ख़त्म हो गई थी। पति के जाने के बाद जीने की जो उम्मीद थी उसकी ये हालत देखकर उनकी सारी उम्मीदें और हौसला टूट चुका था। केस पुलिस वालों ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया और फॉर्मेलिटी करके वहाँ से चले गए। इलाज के कुछ दिनों बाद रश्मि को होश आया। अपने बगल में बैठी माँ को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ उसे हौसला देना चाह रही थी लेकिन वो खुद अपने आंसू नहीं संभाल पाई। रश्मि अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, मगर लिख कर उसने पुलिस वालों को बताया कि उस एसिड अटैक के पीछे राहुल का हाथ हो सकता है। पुलिस वालों ने राहुल को उठा लिया, जमकर उसकी कुटाई की। राहुल टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। राहुल के परिवार वाले ये सब जानकर स्तब्ध रह गए। कहाँ उन्होंने अपने बेटे से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी, कहाँ उनके बेटे ने ऐसी नीच हरकत करके उनकी इज्जत दागदार कर दी। राहुल के माता पिता हॉस्पिटल में रश्मि को देखने पहुँचे। रश्मि की हालत देखकर उनकी भी आंखें भर आई। उन्होंने राहुल की तरफ से रश्मि और उसकी माँ से माफ़ी मांगी और रश्मि के इलाज के सारे खर्च को वहन करने की बात करने लगी। रश्मि की माँ ने मना कर दिया, मगर अपराध बोध से घिरे राहुल के माता पिता के बहुत गिड़गिड़ाने पर उसकी माँ और रश्मि मान गई। उन्होंने बहुत अच्छे डॉक्टर बुलवाए, बहुत सारे ऑपरेशन हुए, तब कहीं जाके 2 साल के बाद रश्मि नॉर्मल हो पाई, मगर उसका चेहरा बहुत ही ख़राब हो चुका था। बहुत सारी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के बाद अब उसने अपने आप को स्वीकार करने लगी थी, खुद को सामान्य रखने लगी थी। इधर राहुल को इन 2 सालों में बेल मिल गई थी, उसकी शादी भी हो गई थी और एक सामान्य जीवन जीते हुए वो अपने पिताजी के बिजनेस में मदद करने लगा था। उसके लिए ये घटना एक नासमझी में की गई गलती थी, मगर उसकी ये गलती कितनी बड़ी सज़ा थी रश्मि के लिए, ये बस रश्मि और उसकी माँ ही समझ सकती थी। रश्मि घर पर रहते रहते थक चुकी थी। अब वो बाहर निकलना चाहती थी, मगर जब भी वो बाहर जाती उसे लगता हर कोई उसकी तरफ उंगली उठाकर उसे उसका अतीत याद दिला रहा हो। उसे अब यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ यहाँ मेरा मन नहीं लगता। जब भी कहीं जाओ लोग मेरे अतीत और मेरी सुंदरता के बारे में बातें करते हैं और सहानुभूति जताई जाती है। प्लीज़ कहीं और चलते हैं जहाँ मैं नए जीवन की शुरुआत कर सकूँ। माँ ने भी सोचा, ठीक ही तो कह रही है रश्मि। उन्होंने अपने कार्यालय में ट्रांसफ़र की बात की और उनका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। कुछ ही दिनों बाद सारी तैयारियां पूरी करने के बाद दोनों मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई आकर भी रश्मि सहज नहीं हो पा रही थी। उसका अतीत उसके साथ साये की तरह लिपटा रहा। वो चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। वो जहाँ कहीं भी जाती लोग उससे मुँह फेर लेते थे या मुँह बिचका कर
आगे निकल जाते। बच्चे उसे देखकर डर जाते थे, पर इसके विपरीत वो बदले में अपनी प्यारी मुस्कान ही देती थी। जीने का हौसला तो माँ बेटी में जैसे कूट कूट कर भरा था। दोनों एक दूसरे की प्रेरणा बनते हुए अपने हौसले को बुलंद करती और पुनः नए प्रभात के साथ नया आरंभ करती। इसी कड़ी में रश्मि ने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू किया। शीघ्र ही उसे योग्य एवं सम्मानित पद हेतु साक्षात्कार का बुलावा आया। उत्साह से परिपूर्ण अगली सुबह ज्यों ही साक्षात्कार के लिए तैयार हुई, स्वयं को आईने में देखते ही वो पुनः बिखर सी गई। बढ़ते कदम ठिठक से गए थे, तभी माँ ने उसकी प्रबल होती निराशा को विराम दिया। मैं समझती हूँ बेटा तुम्हारी मनोदशा को, पर ऐसे दिखावे की दुनिया को ही सर्वोपरि मानोगी तो कैसे चल पाओगी। ये रूप सौंदर्य महज कुछ दिनों का है। हर इंसान की एक अवस्था ऐसी भी आती है जब उसका शरीर ही उसका साथ छोड़ देता है। बुढ़ापा उसे उसकी सच्चाई से अवगत कराता है। यह अवस्था किसी के भी नियंत्रण में नहीं होती। तुम अपने आत्मिक सौंदर्य को परखो, ये ताउम्र तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारी योग्यता ने तुम्हें ये अवसर दिया है ना, तुम्हें तुम्हारे ब्रह्म सौंदर्य ने बढ़ो और अपने हिस्से का हक, स्वाभिमान, सम्मान सब समेट लो जिसकी तुम अधिकारी हो। रश्मि ने अपना पर्स और जरूरी कागजात उठाए और निकल पड़ी एक नए सफ़र के लिए। ये किस्मत ही थी उसकी कि इतने आवेदकों के बीच उसे इस पद के लिए चयनित किया गया था। खुशी तो अथाह थी, मगर एक कसक थी कि कहीं उसकी अवस्था के चलते दया कहकर तो उसे ये नौकरी नहीं मिली। तभी बॉस आकर पूरे तेवर में, देखो तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मुझे अपने काम के प्रति पूरी लगन और निष्ठा चाहिए। ये रहा आपका नियुक्ति पत्र। आप कल से अपना पद ग्रहण करें। अगले दिन रश्मि ने सभी सहकर्मियों से औपचारिक होकर अपने काम का शुभारंभ किया। शीघ्र ही उसकी कार्यशैली और मधुर व्यवहार ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसूलों की पक्की, समय पे कार्य को पूरा करना, यदा कदा सहकर्मियों के कार्य में सहयोग, खास करके अपने डब्बे से पियून भैया को भी हिस्सा लगा देना, इतने सरल स्वभाव की जैसे उसे दफ्तर का केंद्र बिंदु बना दिया हो। किसी को उसके शरीर के निशान दिखते ही नहीं थे, क्योंकि अब तक उसका चरित्र उसके रूप से बलवती हो चुका था। इन्हीं सबके बीच कुछ दिनों से उसने महसूस किया जैसे प्रतीक नामक सहकर्मी का व्यवहार उसके लिए कुछ अलग ही था। देखने में सुंदर सुघर, ऊपर से अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला प्रतीक थोड़ा सा नकचढ़े स्वभाव का भी। रश्मि कितना भी बेहतर काम करती, प्रतीक उसे झिड़कता ही रहता। ऐसा लगता कि उसे वो देखना ही नहीं चाहता। यहाँ तक कि खाने के समय यदि वो आ जाती तो प्रतीक डिब्बा लेकर दूसरी तरफ चला जाता था। उसे देखते ही अजीब सी शक्ल बना लेता था। इसके विपरीत रश्मि इसे नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में व्यस्त हो जाती। सब समझते हुए भी नासमझ होकर आगे बढ़ जाती। एक दिन रश्मि का जाना उसके किसी परिचित के यहाँ हुआ, जहाँ पहुँचने के लिए हाईवे से होकर गुजरना पड़ता था। टैक्सी में सवार रश्मि को बंद कार में घुटन सी महसूस हो रही थी, अतः उसने कांच को थोड़ा नीचे सरका दिया जिससे बाहर की हवा उसे सहज महसूस करवाए। तभी उसने देखा कि हाईवे पे किनारे भीड़ लगी हुई है। उसने ना चाहते हुए भी ड्राइवर को बोला, भैया देखना जरा क्या हुआ है, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। ड्राइवर, बॉस, मैडम क्या रुकना, जाने भी दो, होगा कोई, क्या करना हमें। अरे नहीं भैया, कोई भी हो सकता है उस जगह, कृपया आप इंसानियत के नाते ही सही कम से कम देख तो लें। तभी बगल से गुजरते एक सज्जन से पूछने पर पता चला कि कोई शराबी है, शायद पी पा के एक्सीडेंट कर लिया। रश्मि रुकना चाहती थी, पर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही कुछ कदम वो आगे निकली, उसे दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल दिखी जो प्रतीक जैसी लग रही थी। उसने आओ देखा ना ताओ, तपाक से गाड़ी रुकवाई और भागकर पीड़ित के पास जा पहुंची। पीड़ित कोई और नहीं, प्रतीक ही था, जो कि बुरी तरह दर्द में कराह रहा था। उसके सिर से तो बहुत खून निकल रहा
आप लोग कृपया सहायता करें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। रश्मि ने सबसे अनुरोध किया, पर कोई प्रतीक को हाथ भी लगाने को तैयार ना था। सब काम की व्यस्तता या फिर फालतू के लफड़े में ना पड़ने का बहाना बताकर बस तमाशा देखकर आगे निकल जा रहे थे। रश्मि ने टैक्सी ड्राइवर से मिन्नत की, पर वो भी आनाकानी करने लगा। रहने दो मैडम, अभी पुलिस एम्बुलेंस सब आती होंगी, क्यों फालतू के लफड़े में मोल ले रही हैं मैडम। रश्मि फटकार लगाते हुए चिल्लाई, ये कोई जानवर नहीं, इंसान है। जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक कुछ भी हो सकता है, और ये मेरे परिचित हैं। आपकी कार गंदी होगी, होने दो, मैं सबका भुगतान करने को तैयार हूँ। कृपया आप इन्हें अभी अस्पताल तक ले जाने में मेरी सहायता करें। रश्मि के प्रयास से प्रतीक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जब तक प्रतीक के घर वाले नहीं आ गए, रश्मि वहीं रुकी रही। डॉक्टर के अनुसार यदि कुछ भी क्षण विलम्ब हुआ होता तो प्रतीक को बचाना मुश्किल था। धीरे धीरे प्रतीक की तबीयत में सुधार होता गया। रश्मि प्रतिदिन दफ्तर जाती और आते वक्त प्रतीक से मिलती थी। प्रतीक कुछ ना बोल पाता था, बस आँखों से आत्मग्लानि छलका देता। कुछ ही समय में प्रतीक ने सामान्य होकर दफ्तर भी आना शुरू कर दिया। अब एक नए प्रतीक का जन्म सा हुआ था। उसका व्यवहार बहुत परिवर्तित था, खास करके रश्मि के लिए। रश्मि भी प्रतीक के इस बदले व्यवहार से आकर्षित सी हुई जा रही थी। आज होली की छुट्टी पे जाने से पहले सभी एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दे रहे थे। इसी बीच प्रतीक ने हाथ में लाल गुलाल उठाया और रश्मि के माथे पे सजाते हुए, जी मुझे नहीं पता मेरा इस तरह सबके सामने बोलना और आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जाने बगैर मेरा बोलना ठीक होगा या नहीं पता नहीं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके लिए एक पृथक ही चित्र बस चुकी है। क्या आप उसे सजीव करेंगी? मैं आपको अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? रश्मि स्तब्ध बस देखती रह गई। मुँह से शब्द ना निकले, सब जा चुके थे। बस रश्मि और प्रतीक ही रह गए थे। द्वंद्व या सहमति और असहमति का। रश्मि प्रतीक को समझाते हुए, प्रतीक तुम्हें अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी शादी के लिए, तुम्हें तो मेरी सच्चाई पता है ना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है पड़ता। रश्मि, मेरी ये ज़िंदगी तुम्हारी देन है, अब आगे की ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम जान बचाने का एहसान चुकाना चाहते हो? नहीं रश्मि, उस हादसे के बाद मुझे वास्तविकता और दिखावे में फ़र्क समझ आ गया है। मैं तुम्हारे माता पिता, उन्हें भी तो बड़े अरमान होंगे तुमको लेकर। उनका क्या, मैंने पहले ही उन्हें इस पहलू से अवगत करा रखा है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खुशी चाहिए। अब बस तुम्हारी हाँ की देर है। दोनों तरफ काफ़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। थोड़ी देर बाद रश्मि ने हाथ में लाल गुलाल उठाया और प्रतीक के गालों पे मल दिया और नज़रें झुकाते हुए एक अनोखी विवाह की सहमति दे डाली। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते कहानी को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और हमें कमेंट करके भी बताना आपको ये कहानी कैसी लगी।